अस्सलाम वालेकुम। ये सेशन परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन के बारे में है और इस सेशन में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन की मेथोडोलॉजी क्या है, इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसमें किन मेथड्स का या किन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल होता है। परफॉर्मेंस बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है जो पिछले 20-25 सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये एक एडवांसमेंट है हमारी एग्जिस्टिंग साइज़मिक डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी पे जो कन्वेंशनल फ़ोर्स बेस्ड साइज़मिक डिज़ाइन जो हमारा कोड बेस्ड डिज़ाइन है, उसके ऊपर एक एडवांसमेंट है। सो इस सेशन में एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं कि ये मेथोडोलॉजी क्या है और इसमें किन चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ और सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाए कि ये मेथोडोलॉजी कैसे स्ट्रक्चर्स की परफॉर्मेंस को असेस करती है। सबसे पहले तो हम बिल्डिंग कोड्स और स्टैंडर्ड्स जो हमारे यहाँ यूज़ होते हैं उनके रोल पे डिस्कस करते हैं। ये बिल्डिंग कोड्स किसी कुक बुक की तरह प्रिस्क्रिप्टिवली कुछ प्रोसीजर्स और कुछ रूल्स और कुछ लिमिट्स सेट कर देते हैं हमारे लिए, कुछ चेक्स लगा देते हैं जिनको हमने पास करवाना ज़रूरी होता है और कुछ लिमिट्स हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है, जिनके अंदर रहना ज़रूरी है। कुछ रिक्वायरमेंट्स ये सेट कर देती हैं इसकी प्रोविजंस और हम मोस्टली कंप्लाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर को इन बिल्डिंग कोड की प्रोविजंस के साथ। और जो इस बिल्डिंग कोड की स्पिरिट है वो ये है कि पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हम ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा और जिम्मेदारी बिल्डिंग कोड पर हो जाएगी। हम जो है वो कोड को कंप्लाई करके सेफ हो जाएंगे। लेकिन जो बिल्डिंग कोड है वो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक इम्प्लिसिट तरीका अपनाते हैं। वो ये करते हैं कि हैज़र्ड के डिफरेंट लेवल्स को डिफाइन कर देते हैं। वो स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के ऊपर लिमिट्स लगा देते हैं, मटेरियल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, मेंबर्स के यूज़ पर रिक्वायरमेंट्स रख देते हैं, प्रोसीजर्स और एनालिसिस के इस्तेमाल पर शराइत रख देते हैं और इसी तरह बाकी कामों पर भी डिटेलिंग ऐसे होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों की स्पेसिफिकेशंस भी बताते हैं। और ये एजम्पशन होती है इन सब चीज़ों की बैक पे कि अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर वल्नरेबल नहीं होगा, सेफ होगा। और इनकी क्लॉजेस जो हैं वो कुछ इस किस्म की होती हैं कि फॉर एग्जांपल the inside diameter of bend in welded wire reinforcement for stirrups and ties shall not be less than 4 dB for example। एंड इसी तरह कुछ डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं, इक्वेशंस होती हैं और राउंडेड लिमिट्स होती हैं जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि ये किसी एक्सपीरियंस की बेस पे या एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के बाद सेफ्टी के लिए रखी गई हैं और इनकी इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि अगर ये फॉलो करेंगे तो आप सेफ होंगे। लेकिन बिल्डिंग कोड्स की ये डिटेल्ड प्रोविजंस ये नहीं बताती कि अगर ये फॉलो ना की तो क्या नुकसान हो सकता है या क्या नतीजा निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा इनसाइड डायमीटर ऑफ बेंड जो है वो 4 dB की बजाय 4.1 dB हो जाए तो क्या होगा। इनफैक्ट अगर ये 3.9 हो जाए तो क्या होगा। ऐसी कोई एक्सप्लिसिट चेक हमारे बिल्डिंग कोड्स में अवेलेबल नहीं है, बस आपको फॉलो करना पड़ता है, सारी रिक्वायरमेंट्स को ओके करना पड़ता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को प्राइमरीली ट्रेन किया जाता है कि वो बस इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर लें और कन्फॉर्मिस्ट बन जाएं। आप हमारे डिज़ाइन ऑफिसेज में देखिए कि इंजीनियर्स सिर्फ उन चेक्स को पास करवाने के लिए सब कुछ करते हैं और एज सून एज वो चेक्स पास होते हैं दे आर सेफ। वो मजीद बिल्डिंग के रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करने में या इमेजिन करने में कि ये कैसा बिहेव करेगी फ्यूचर अर्थक्वेक में वो इंटरेस्टेड नहीं होते, बिकॉज कोड इट सेल्फ गिव्स अ गारंटी कि आप अगर ये हमारे चेक्स फॉलो कर लें सो यू विल बी सेफ। इसके बरक्स अगर आप आर्किटेक्ट्स को देखिए तो वो दे आर एनकरेज टू ड्रीम एंड टू बी डिफाइंड। वो तो आज़ादाना सोच के साथ अपनी इमेजिनेशन को अपने साथ रखते हैं और नई शेप्स बनाते हैं और हमारे
स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स के लिए नए नए चैलेंजेस वो जो है वो निकालते रहते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि एक आपने बॉक्स डिजाइन करना है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का विद द डायमेंशन ऑफ 6 by 2 by 3, तो आपने इसकी थिकनेस बतानी है और आपने इसकी रीइंफोर्समेंट लेआउट ड्रॉ करनी है। तो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए तो ये कोई खास काम नहीं है, वो तो इसको फौरन कर सकता है। बट व्हाट इफ कि मैं क्वेश्चन को अगर रीफ्रेज कर दूं कि आप एक 36 क्यूबिक मीटर वाटर को होल्ड करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, तो अब एक ये नॉर्मल स्ट्रक्चरल इंजीनियर की कैपेबिलिटीज से थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर चाहिए जो कि अपने कोड के फ्रेमवर्क और अपनी फॉर्मूला और कैलकुलेशंस के फ्रेमवर्क से थोड़ा सा बाहर निकल के सोचे कि स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, मैं ओवरऑल क्या अचीव करना चाह रहा हूँ। मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर नवीद अनवर, वो अक्सर ये एग्जांपल देते हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर और स्ट्रक्चरल डिजाइनर में फर्क करने के लिए आपको इस किस्म के प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे कि क्या वो लोग हल कर सकते हैं या नहीं। इसके बरक्स अगर मैं इसी क्वेश्चन को मजीद रिफ्रेज करूं और कहूं कि आप एक कॉस्ट इफेक्टिव, ब्यूटीफुल और अमेजिंग वाटर टैंक का सोल्यूशन हमें दें जो 36 क्यूबिक मीटर वाटर को होल्ड कर सके, तो अभी ना सिर्फ ये कि मैंने परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन किया, मैंने कॉस्ट के बारे में रिक्वायरमेंट लगा दी, बल्कि एस्थेटिक्स के बारे में भी लगा दी। अब हमें एक स्ट्रक्चरल आर्टिस्ट चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो ना सिर्फ ये कि डिजाइनर वाली कैपेबिलिटीज रखता हो, स्ट्रक्चर के ओवरऑल इंटेंशन और बिहेवियर को समझने की सलाहियत रखता हो, बल्कि उसके एस्थेटिक एस्पेक्ट, उसके कॉस्ट के एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखता हो। वी कॉल इट एज स्ट्रक्चरल आर्टिस्ट। ये हमारा गोल होना चाहिए इफ वी वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड वी वांट टू कोप विद some of the recent challenges posed by architects. अगर हम कोड्स की जो टिपिकल फैमिलीज हैं उनको देखें तो हमारे पास यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड है, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड है, फिर इसके अलावा अमेरिकन फैमिली है बिल्डिंग कोड्स की, स्टील में भी हैं, कंक्रीट में भी हैं, यूरो कोड्स हैं जो कि काफ़ी क्लोज हैं ब्रिटिश कोड्स के, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड कोड्स हैं, फिर इसी तरह जापानीज, कोरियन, चाइनीज कोड्स हैं, और फिर इंडिविजुअल कंट्रीज के अपने कोड्स भी हैं, मसलन इंडियन कोड्स, थाईलैंड कोड्स, और हमारा पाकिस्तान का बिल्डिंग कोड भी है, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान BCP 2007। ये सारी जो कोड की फैमिलीज हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रही हैं कुछ उनमें से, ये सब स्ट्रक्चरल डिजाइन को एक ही प्राइमरी इक्वेशन से देखती हैं, और वो इक्वेशन ये है कि लोड इफेक्ट्स या रिक्वायरमेंट्स या कंस्ट्रेंट्स, उनको आपने देखते हुए मटेरियल स्पेसिफाई करने, क्रॉस सेक्शनल डिटेल स्पेसिफाई करनी है, और मेंबर साइजेस और कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करनी है। इनकी स्पेसिफिकेशन का एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन जो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह को इंश्योर करे, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन कहलाता है। इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आपने देखनी है, और सेफ्टी प्राइम कंसर्न है, लेकिन कुछ दफ़ा में भी स्टेबिलिटी भी इशू बन सकता है, या बाकी कुछ लिमिट स्टेट्स या मोड्स ऑफ फेलियर भी गवर्न कर सकते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को। प्राइमरी इक्वेशन इन सब में यही है, कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन डिमांड। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू होना चाहिए। एक वक्त था कि जब हम वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन फॉलो करते थे तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिर्फ कैपेसिटी साइड पे लगाते थे, कैपेसिटी को रिड्यूस करते थे। फिर एक वक्त आया कि जब हम फोर्सेस को एम्पलीफाई भी करना शुरू हो गए तो लोड फैक्टर्स वजूद में आ गए, और फिर उसके बाद जो रीसेंट अप्रोच थी वो ये थी कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कुछ हिस्सा कैपेसिटी पे अप्लाई करें और कुछ हिस्सा लोड्स पर या डिमांड पर अप्लाई करें। लोड और डिमांड की तरफ जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो डिफरेंट हो सकता है,
वो जाहिर है 1 से बड़ा होगा, बिकॉज आपने डिमांड को इंक्रीज करना है कंजर्वेटिव रहने के लिए। और कैपेसिटी को आप रिड्यूस करेंगे जाहिर है, ताकि कंजर्वेटिव डिजाइन कर सकें। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये सारे बिल्डिंग कोड्स जो डिफरेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज ऑफ बिल्डिंग कोड्स हैं जैसे मैंने बताया, अगर ये मुख्तलिफ हैं और इनमें डिफरेंट क्लॉजेस जाहिर है डिफरेंट हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो एक ही आइडिया के बारे में हैं लेकिन नंबर्स डिफरेंट हैं हर कंट्री के हिसाब से या हर बिल्डिंग कोड की फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये सारे इकट्ठे दुरुस्त हो सकते हैं? क्या हमने स्ट्रक्चर्स को ये बताया होता है कि आपने किसी फलां कोड के बारे में या उससे मुतल्लिक या उसको फॉलो करते हुए डिफॉर्म करना है या बिहेव करना है अगर कोई डिजास्टर आता है तो? और फिर कोड तो हर 3 या 5 साल बाद चेंज होते हैं, अपग्रेड होते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो पुराने स्ट्रक्चर्स का क्या किया जाए जो पुराने कोड्स पे बनाए गए हैं? और फिर कोड्स की इंटेंशन तो लाइफ सेफ्टी है, यानी लॉस ऑफ लाइफ ना हो, लेकिन कॉस्ट इम्प्लीकेशंस को कोड नहीं देखता। व्हाट इफ के जैसे 2011 के क्राइस्ट चर्च अर्थक्वेक में हुआ कि सारी बिल्डिंग्स जो कोड के मुताबिक डिजाइन की गई थी वो सब जो है वो उनमें कोई लॉस ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ, लेकिन वो रहने के काबिल भी नहीं रही और उनमें नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज इतना ज़्यादा था कि वो रिपेयर उनको करना पड़ रहा था और वो जो इंटेंडेड फंक्शन था जिसके लिए वो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो बहुत अरसे तक वो फंक्शन पूरा नहीं हो सका। तो वो जो लॉस था वो तो बिल्डिंग कोड की इवन रिक्वायरमेंट पूरी करने के बावजूद हुआ। ये कुछ लिमिटेशंस हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्डिंग कोड्स के बारे में हमारे जहनों में आते हैं। यही वो लिमिटेशंस हैं जो बाद में परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिजाइन या उस फिलॉसफी के डेवलप करने की रीजन बनी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और जो कि बेसिस है इस बेसिक आइडिया की, कि बिल्डिंग के ओनर या उस जो कॉमन पब्लिक है उसको तो जिन क्वेश्चंस से वास्ता है या वो जिन चीज़ों के बारे में इंटरेस्टेड है उनके एक्सप्लिसिट आंसर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पास नहीं है। वो तो ये सिंपल पूछते हैं कि बिल्डिंग सेफ रहेगी या नहीं, फ्ला अर्थक्वेक में इसको कितना डैमेज होगा, रिपेयर कॉस्ट कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल कोई डैमेज ना हो या इतना एक्सेप्टेबल डैमेज हो जाए सिर्फ। स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास एक ही आंसर है इस वक्त और वो ये है कि मैंने कोड फॉलो किया है। As long as engineers follow the code, they can be sheltered by its provisions. वो चेक्स पास करवा के इंजीनियर जो है वो कोड के ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं और खुद बरी और जिम्मा हो जाते हैं। पब्लिक और ओनर्स या जो भी डिजाइन डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका ये क्वेश्चन नहीं है कि आपने कोड फॉलो किया या नहीं। उनका क्वेश्चन बिल्डिंग की परफॉर्मेंस के बारे में है। बिल्डिंग कोड तो इम्प्लिसिटली इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल होगी, ये ओके रहेगा, सेफ रहेगा, लेकिन एक्सप्लिसिटली कोई चेक नहीं है। बहुत से ऐसे रियल अर्थक्वेक्स के केसेस में हमने ये देखा है कि स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस ओके नहीं रही उन बिल्डिंग्स की जो इवन बिल्डिंग कोड के मुताबिक बनाए गए थे। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम वो रूल्स चेंज कर देते हैं, हम कोड इंप्रूव कर देते हैं हर 3 साल बाद या नए रूल बना देते हैं। ऐसे में कोई ऐसा एक्सप्लिसिट मेथड होना चाहिए जो किसी भी एग्जिस्टिंग डिजाइन की रियल परफॉर्मेंस देखे कि क्या ये उन एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस का आंसर किया जा सकता है जो ओनर्स या रेजिडेंट्स या पब्लिक एट लार्ज हमसे पूछ रही है। इस ज़मन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैं अक्सर देता हूँ स्टूडेंट्स को वो ये है कि एक मूवी है 1974 में द टॉवरिंग इन्फर्नो। ये भी मेरे प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अनवर ने रेफर की मुझे एज पार्ट ऑफ हिज कोर्स और वो मैंने फिर उसमें वाकई ये देखा कि इस मूवी में ये दिखाया गया कि एक हाई राइज बिल्डिंग जो है उसको आग लगी हुई है और इट इज अंडर फायर और उसमें जो मेन कंसर्न है लोगों का या जो भी ऑफिशियल्स हैं बिल्डिंग के
कि ये कितनी देर और हमें टाइम मिलेगा बिफोर द बिल्डिंग विल कोलैप्स, क्योंकि इट इज अंडर फायर। सो वो क्या करते हैं कि वो चीफ इंजीनियर को, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उसको राब्ता करते हैं और वो दिखाया ये जाता है कि वो आता है और उसके बाद वो ड्राइंग्स ओपन करता है, कुछ कैलकुलेशंस करता है और फाइनली बताता है कि 2 घंटे हैं आपके पास। अब क्वेश्चन ये है कि 1974 में पब्लिक की एक्सपेक्टेशन हमसे ये है कि हम एक फायर के अंदर जो बिल्डिंग है उसकी रिमेनिंग लाइफ के बारे में प्रिडिक्ट कर सकें। और एक्चुअल सिचुएशन ये है कि आज तक हमें पता है कि एक एक स्ट्रक्चर जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है अंडर फायर, उसकी जो एक्चुअल रिमेनिंग लाइफ है बिल्डिंग अंडर फायर की, उसको प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल है। आज तक ये एक चैलेंज है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चाहिए टू टू टेल के इतना टाइम है हमारे पास बिफोर द बिल्डिंग विल कोलैप्स। सो ये एक गैप है जो पब्लिक से हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारी अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, उनके दरमियान गैप है ये। और जाहिर है कि ये गैप किस वजह से है कि हम उनकी एक्सप्लिसिटली क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं बता सकते कि क्या स्ट्रक्चरल डैमेज एक्सपेक्टेड है, क्या रिपेयर कॉस्ट होगी, क्या डाउन टाइम होगा, कितना सोशल लॉस होगा फ्यूचर अर्थक्वेक के अंदर। ऑल वी कैन से इज कि हमने कोड फॉलो किए। सो ट्रेडिशनल जो बिल्डिंग कोड्स हैं उनकी कुछ शॉर्टकमिंग्स तो जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन कुछ और भी हैं। फॉर एग्जांपल हाई राइज बिल्डिंग्स को ये मोस्टली कवर नहीं करती। इसी तरह ये अपनी नेचर में प्रिस्क्रिप्टिव होती हैं। कोई एक्सप्लिसिट चेक नहीं होता कि जो बता सके कि अगर ये सब कुछ कर भी लिया जाए तो क्या परफॉर्मेंस ओके होगी या नहीं होगी। फिर स्ट्रक्चरल सिस्टम्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है, इलास्टिक मेथड्स पे बेस करता है ये कोड का जो भी डिजाइन प्रोसीजर है। और फिर डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स उतनी एक्सप्लिसिटली नहीं दी जाती, या इसके अलावा भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मोस्टली ये लिमिटेशंस हाई राइज बिल्डिंग्स के केस में ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती हैं। लो राइज बिल्डिंग्स के केस में, मिड राइज बिल्डिंग्स के केस में, जो कि ज़ाहिर है मोर देन 90% है, बिल्डिंग कोड्स आर मोस्टली ओके। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स के केस में या इनोवेटिव शेप्स या मटेरियल्स के इस्तेमाल के केस में बिल्डिंग कोड्स हमें सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो ये हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें जो आजकल के एडवांस्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें डायाग्रिड सिस्टम है ये, या ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपस में किसी हाइट पे कनेक्टेड हैं, ट्यूबुलर सिस्टम्स हैं, शेल स्ट्रक्चर्स हैं, इनोवेटिव शेप्स हैं, ज्योमेट्रीज हैं, फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो वर्टिकली सिग्निफिकेंट इरेगुलरिटी रख सकते हैं। ये सारे वो नए स्ट्रक्चरल सिस्टम हैं जो बिल्डिंग कोड्स की डोमेन में नहीं आते। इनके डिजाइन के लिए जाहिर है कि हमें परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक एनालिसिस और उस मेथोडोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। और मेथोडोलॉजी क्या है, वो बहुत सिंपल है। बेसिक आइडिया ये है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव और रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने के लिए प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन की बजाय कुक बुक टाइप की तरह, जो हमें बता दे कि यूं यूं करें और आप ओके हैं, उसकी जगह अल्टरनेट सॉल्यूशंस डेवलप करें, खुद से एडवांस्ड मेथड्स अप्लाई करके रियल एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर की इवेलुएट करें। सो ये आइडिया हमें एनकरेज करता है कि हम इनोवेशन करें, बजाय के जैसे कि कुक बुक टाइप कोड के मेथड्स हैं जो कि हमें इनोवेशन पे उतना ज़्यादा एनकरेज नहीं करते। सो बिल्डिंग कोड्स में कोई एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस का चेक नहीं है, आप नहीं देख सकते। बिल्डिंग कोड के प्रोड्यूस किए हुए डिज़ाइन को चेक नहीं किया जा सकता, बस उस पर रिलाई किया जा सकता है कि ये सेफ होगा। और फिर हम आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस जो बिल्डिंग कोड में फॉलो करते हैं, अगर पीबीडी करेंगे तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि हम फॉलो करें, बिकॉज हमारा फोकस स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस पे होगा, ना कि कोड की कंप्लायंस पे। सो प्राइमरी आइडिया ये है कि अगर हमने बिल्डिंग के ओनर्स को ये आंसर करना है कि बिल्डिंग परफॉर्म कैसा करेंगी, तो फिर हमें इस अप्रोच पे जाना पड़ेगा। सो आमतौर पे जो बिल्डिंग ओनर्स हैं वो अपनी डिजायर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में
हमें बताते हैं। वो ये नहीं बताते कि आपने फलां कोड फॉलो करना है या नहीं करना। वो आपसे ये पूछते हैं कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ये सेफ होगी या नहीं, या क्या मैं किसी अर्थक्वेक के बाद अपनी बिल्डिंग दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल होऊंगा फौरी तौर पे या नहीं, या अगर उसको रिपेयर की ज़रूरत है तो कितनी रिपेयर कॉस्ट होगी। सो वो कोई परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हमारे लिए सेट कर देते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए, और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्क्रिप्टिव होता है अपनी नेचर में। कोई रिक्वायरमेंट होती है जो हमने फॉलो करनी होती है। सो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन में जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स या लेवल्स की शक्ल में डिस्क्राइब किया जाता है या सेट किया जाता है। डिज़ाइन क्राइटेरिया ये नहीं कहा जाता कि इतनी लोडिंग इस्तेमाल करें, इतना जो है मटेरियल इस्तेमाल करें, या ये एनालिसिस प्रोसीजर लगाएं, या ये कोड फॉलो करें। क्राइटेरिया रखा जाता है कि फला ऑब्जेक्टिव है जो आपने अचीव करना है। बिल्डिंग जो है वो फला जो है वो अर्थक्वेक के मुताबिक बिल्कुल इंटैक्ट रहनी चाहिए, या उसकी रिपेयर कॉस्ट फला नंबर से कम होनी चाहिए। इस किस्म का क्राइटेरिया परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के तौर पे डिज़ाइन क्राइटेरिया बना दिया जाता है। जब स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर के पेश नज़र ये परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डिज़ाइन डिसीजन मेकिंग बजाय के कोड कंप्लायंस, तो फिर वो जो मेथोडोलॉजी होगी या वो डिज़ाइन होगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन कहलाएगा। और ये डिज़ाइन ऑब्वियसली आप तभी कर सकते हैं जब आप कोड के प्रेस्क्राइब मेथड से ज़्यादा जानते हो, जब आप एक्सप्लिसिटली ये चेक कर सकते हो कि अगर मैं ये रीइंफोर्समेंट में तब्दीली करता हूँ तो स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके डैमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें क्रैकिंग और यील्डिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मेथोडोलॉजी जो है परफॉर्मेंस और साइज्मिक हैजर्ड के दरमियान एक एक्सप्लिसिटली एक लिंक बनाती है। ये नहीं कहती कि आप कोड को फॉलो कर दें तो हैजर्ड के मुताबिक आप ओके रहेंगे, बल्कि ये मेथोडोलॉजी ये बताएगी कि अगर ये हैजर्ड रखा जाए तो आपकी बिल्डिंग में ये डैमेज होगा, इतनी बीम क्रैक करेंगी, इतने कॉलम हील्ड करेंगे, इतने शीयर वॉल को नुकसान पहुंचेगा। आप उस चीज़ को हर दूसरे लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको रिपेयर कॉस्ट में कर सकते हैं, और फिर ऐसे मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जो इवन आपके एनालिसिस के रिजल्ट्स को नंबर ऑफ इंजरीज और कैजुअलिटीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप एक प्रिडिक्शन बता सकते हैं इस मेथोडोलॉजी को यूज करके कि आपकी कितनी इंजरीज और कितना डैमेज होगा अगर ये लेवल ऑफ अर्थक्वेक आ जाता है तो। सो ये इंश्योर करता है कि स्ट्रक्चर जो है वो बोथ सर्विस और स्ट्रेंथ में एक खास क्राइटेरिया जो कि डिज़ाइन डिसीजन मेकर ने या बिल्डिंग के ओनर ने सेट किया है वो स्ट्रक्चर अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा। अब जाहिर है ये इंश्योर करने के लिए तो आपको कोड के डिज़ाइन मेथड से ऊपर जाना पड़ेगा। सो द समरी ये हुई इस सारे प्रोसेस की कि एक डिज़ाइन डिसीजन मेकर जो बिल्डिंग का ओनर भी हो सकता है या कोई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी हो सकता है, वो अपनी एक डिजायर बताएगा या एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स बताएगा इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग परफॉर्मेंस लेवल्स। वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है कि किसी की डेथ ना हो फ्यूचर अर्थक्वेक के दौरान, रिपेयर कॉस्ट मिनिमम हो या फला नंबर से ज्यादा ना हो, या जो डिसरप्शन ऑफ यूज है वो इतने दिन से ज्यादा ना हो इन केस ऑफ दिस अर्थक्वेक। जो भी वो क्राइटेरिया सेट करेगा, engineer should be able to use his or her skill to provide a design that will be capable of achieving those objectives. ये है performance based design in a nutshell। और अब वो आज़ाद है कि वो कोई कोड इस्तेमाल करे या ना करे, या वो कोई स्पेसिफिक एनालिसिस और डिज़ाइन प्रोसीजर यूज़ करे या ना करे, बस उसको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। और ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जाहिर है कि उसको एक कुछ ऐसे नए एनालिसिस प्रोसीजर आने चाहिए जो बिल्डिंग कोड की प्रोड्यूस किए हुए डिज़ाइन को इन क्राइटेरियाज पे चेक कर सकें जो कि डिज़ाइन डिसीजन मेकर ने हमारे लिए सेट कर दी है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आपसे ये कहा जाए कि
आपने 1:2:4 का कंक्रीट मिक्स करना है। अब उसके पीछे इंटेंशन ये है कि आपने लेट से 25 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ अचीव करनी है। लेकिन अगर आपसे इसको अचीव करने के बारे में ना कहा जाए, बल्कि सिर्फ ये कहा जाए कि आपने कंक्रीट बनाना है 1:4 का, और बेसिक एजम्पशन आपकी ये हो कि 1:4 से ये स्ट्रेंथ अचीव हो जाएगी, तो दिस विल बी दी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, जो जैसे बिल्डिंग कोड्स की है। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच इसके बरक्स क्या होती कि आप डायरेक्टली ये कहते हैं कि 21 मेगा पास्कल से नीचे का कंक्रीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका ये दर्द सर है कि आपने कैसे 21 मेगा पास्कल अचीव करना है। ठीक है, अब आपको फार्मूला नहीं बताया गया, 1:2:4 नहीं बताया गया। अब आपने खुद से एक कॉमन इंजीनियर से ऊपर जाके 21 मेगा पास्कल को अचीव करने का एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक रिलायबल मेथड ढूंढना है। सो ये फर्क है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच में और परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच में। सो जो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में, वो दो चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। एक ग्राउंड मोशन, जो कि मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिक फ्रेमवर्क में डिफाइन की जाती है, और वो ये फ्रेमवर्क होता है, फॉर एग्जांपल सम परसेंटेज probability of exceedance in some years, let's say x% in y years. So इसका ये मतलब है कि let's say 2% probability of exceedance in 50 years का मतलब है कि एक ऐसा अर्थक्वेक जो जिसके अगले 50 साल में जिससे बड़ा अर्थक्वेक आने का चांस 2% है। सो ऑब्वियसली जो 2% होगा 50 ईयर्स में वो बहुत रेयर होगा बनिस्बत अगर लेट से 50% इन 30 ईयर्स है या 10% इन 50 ईयर्स है। सो इस तरह से प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन के मुताबिक ग्राउंड मोशन पहले डिफाइन की जाती है, और फिर साथ ये बताया जाता है कि इस स्पेसिफिक ग्राउंड मोशन पे स्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसे परफॉर्मेंस लेवल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एक मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डैमेज जो इस खास अर्थक्वेक के नतीजे में एक्सेप्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि मैंने ये 3 लेवल अर्थक्वेक के डिफाइन किए, और इन तीनों लेवल्स के ऊपर मैं डिफरेंट डैमेज की एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूं। ये डिसीजन मेकर या बिल्डिंग का ओनर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रिक्वायरमेंट कर सकता है कि मैं लेट से एक लो लेवल के अर्थक्वेक पे चाहता हूं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल कोई डैमेज ना हो, नो डैमेज। ठीक है, लेकिन मॉडरेट लेवल पे मैं चाहूंगा कि चलें थोड़ा बहुत अलाउ कर दें, हाई लेवल पे इवन हाई डैमेज भी अलाउ कर दें, लेकिन स्ट्रक्चर समहाउ खड़ा रहे, कोलैप्स ना हो। तो इस किस्म की आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, क्लाइंट ये सेट कर सकता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थक्वेक्स पे वो क्या चाह रहा है, क्या डैमेज की कंडीशन या स्ट्रक्चर की कंडीशन ये चाह रहा है। तो आमतौर पे 4 परफॉर्मेंस लेवल सेट किए गए हैं जो मोस्टली यूज होते हैं: ऑपरेशनल, इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी और कोलैप्स प्रिवेंशन। और इनकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट गाइडलाइंस वगैरह में अवेलेबल हैं। इनको पढ़ के एक्सप्लेन किया जा सकता है इवन एक नॉन टेक्निकल बंदे को भी कि आप जो एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आ रही है। ऑपरेशनल का मतलब है कि बिल्डिंग बिल्कुल कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इमीडिएट ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि बिल्डिंग को कुछ माइनर नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, लेकिन फौरी तौर पे रिकवरेबल होगा, लोग बाहर जाएंगे अर्थक्वेक के केस में, और फिर फौरन ही ऑक्यूपेंसी जो है वो रीगेन हो जाएगी, दोबारा से वापस आ जाएंगे और बिल्डिंग में कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा। लाइफ सेफ्टी में कुछ माइनर डैमेज हो सकते हैं और रिपेयर कॉस्ट भी इसमें चाहिए होगी ठीक ठाक, लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा। कोलैप्स प्रिवेंशन जो है वो इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली डैमेज हो सकता है, लेकिन समहाउ इट विल स्टिल रिमेन स्टैंडिंग। ठीक है, और इसमें ये एक लास्ट स्टेज है, सीवियर डैमेज आप इसको कह सकते हैं। ये एक तरह के टेम्पलेट्स हैं जो डैमेज के लेवल्स हैं या परफॉर्मेंस के लेवल्स हैं। इनकी टर्म्स में क्लाइंट से या डिसीजन मेकर से, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की जा सकती है। ये एक कॉमन पॉइंट है स्ट्रक्चरल इंजीनियर का और एक नॉन टेक्निकल लेट से बिल्डिंग ओनर का। ऑपरेशनल का ये मतलब है कि कोई डैमेज नहीं होगा,
इमीडिएट ऑक्यूपेंसी का मतलब जैसे मैंने कहा कि नेग्लिजिबल स्ट्रक्चरल डैमेज। लाइफ सेफ्टी का मतलब है सिग्निफिकेंट डैमेज लेकिन नो लॉस ऑफ लाइफ। और कोलैप्स प्रिवेंशन का भी ये मतलब है कि सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज, लेकिन सम स्ट्रक्चर विल स्टिल रिमेन स्टैंडिंग। सो हम किसी भी डैमेज को या किसी भी लॉस को इन टेम्पलेट्स से रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक लॉस को इनसे रिलेट कर सकते हैं, और फिर हम स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस को भी इनसे रिलेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इस लेवल पे कितनी कैजुअलिटीज होंगी, इस लेवल पे कितनी एक्सपेक्टेड है, या इंजरीज कितनी एक्सपेक्टेड है, डाउन टाइम कितना होगा, रिहेबिलिटेशन कॉस्ट कितनी होगी। सो हमारे एनालिसिस के रिजल्ट्स जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में आएंगे, उनको किसी भी और लॉस में कन्वर्ट किया जा सकेगा, और फिर बिल्डिंग ओनर के साथ एक मीनिंगफुल डिस्कशन की जा सकेगी क्या उसको ये लॉस एक्सेप्टेबल है या नहीं। सो वो जो एक्सप्लिसिट क्वेश्चंस बिल्डिंग ओनर्स हमसे पूछते हैं, हम उनके आंसर काफी हद तक दे सकते हैं अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करें तो। प्राइमरीली ये मेथोडोलॉजी बनाई तो अर्थक्वेक लोडिंग के लिए, लेकिन ये किसी भी और लोडिंग के लिए यूज की जा सकती है। इसमें कई लेवल्स चेक किए जाते हैं परफॉर्मेंस के, कई अर्थक्वेक के इवेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नॉन लीनियर एनालिसिस किया जाता है, जो कि कोड के एनालिसिस प्रोसीजर से बहुत हाई लेवल है। और इसमें आपको नॉन लीनियर मॉडलिंग आनी चाहिए, नॉन लीनियर एनालिसिस आना चाहिए, और वही एनालिसिस के रिजल्ट्स आपको स्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। आप जो एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे उनको एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे जज करेंगे, चेक करेंगे। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया असल में वो नंबर्स होंगे या वो रूल्स होंगे, क्राइटेरिया होंगे जो आपके एनालिसिस के रिजल्ट्स को स्ट्रक्चर की फिजिकल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे। और ये डिफरेंट गाइडलाइंस वगैरह अवेलेबल है, और इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सो लिहाजा वो आप जब डिटेल में देखेंगे तो आप बेसिकली कोई क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे नॉन लीनियर एनालिसिस के रिजल्ट्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए। नॉन लीनियर मॉडल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो स्ट्रक्चर के रियल डैमेज को प्रिडिक्ट कर सकता है, दिखा सकता है। लीनियर मॉडल पे तो आप अगर अनरियलिस्टिकली हाई लोडिंग लगा देंगे तो अनरियलिस्टिकली हाई डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, बिकॉज वो एफ इज इक्वल टू के यू की इक्वेशन पे ये इक्वेशन गवर्न कर रही होगी। नॉन लीनियर मॉडल जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। वो उसमें ये टेंडेंसी होगी कि वो आपको ये बताए कि अगर फोर्स एक खास लेवल से बढ़ जाएगी तो स्ट्रक्चर कोलैप्स की तरफ जाएगा। सो वो एक तरह का यूं समझ लें कि मॉडल खुद बताएगा कि क्या डैमेज स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, किस लोडिंग के ऊपर। लेकिन इस मॉडल को बनाने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा चाहिए, उससे कहीं ज्यादा जो आपको लीनियर इलास्टिक मॉडल बनाने के लिए चाहिए। सो इस नॉन लीनियर एनालिसिस के बाद आप एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या डैमेज हो रहा है, क्या क्रैकिंग यील्डिंग हो रही है। नॉन लीनियर मॉडल आपको ये सब चीजें बताने की सलाहियत रखता होगा। सो आप साइज्मिक हैजर्ड को डिफाइन करेंगे, जो कि पहले तो डिटर्मिनिस्टिकली डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन की जाती है। पहले लेट से कहा जाता था कि मैग्नीट्यूड इतना फ्ला फॉल्ट के ऊपर अगर आएगा तो मेरा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा या नहीं। अब ये कहा जाता है कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस कितने सालों में, अगर ये अर्थक्वेक आ जाए तो मेरा स्ट्रक्चर सस्टेनेबल होगा या क्या डैमेज होगा। सो इस मेथोडोलॉजी में हम डिजाइन, इनिशियल डिजाइन लेते हैं, जो कि कोड बेस्ड डिजाइन भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, और उसको दो लेवल्स के ऊपर असेस करते हैं। पहला लेवल कहलाता है सर्विस लेवल असेसमेंट, यानी आप डिजाइन लेवल से थोड़ा नीचे जाके एक लो लेवल अर्थक्वेक के ऊपर आप स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। और कोलैप्स लेवल असेसमेंट में आप डिजाइन लेवल से हाई लेवल पे जाके स्ट्रक्चर को असेस करते हैं। सो इन दो लेवल्स पे अगर दोनों पर आपका स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस अचीव कर रहा है तो फिर वो ओके होगा या वो डिजाइन फाइनल किया जाएगा। सो कोड का जो डिजाइन होगा वो इन दोनों के समवेयर इन बिटवीन होगा आर्बिट्ररीली। और सर्विस लेवल असेसमेंट में हमारी तवक्को ये होगी स्ट्रक्चर से
कि इस लो लेवल अर्थक्वेक पे बिल्कुल कोई डैमेज ना हो, और हाई लेवल पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि सिग्निफिकेंट डैमेज भी ठीक है, अलाउड है, लेकिन स्ट्रक्चर समहाउ स्टैंड करे, कोलैप्स ना हो सिग्निफिकेंटली। तो आइडिया ये है कि डिफरेंट लेवल्स, एक लेवल लो और एक लेवल हाई के ऊपर, इस कोड के डिजाइन लेवल के ऊपर जो डिजाइन की गई है बिल्डिंग, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए एक्सप्लिसिटली। सो अगर दोनों परफॉर्मेंसेस ओके हैं तो फिर इस डिजाइन को फाइनल किया जाएगा। सो फॉर एग्जांपल सर्विस लेवल के ऊपर जो लो लेवल है अर्थक्वेक का, उस पर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बिल्कुल माइनर डैमेज हो और नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में ही मोस्टली हो, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में भी माइनर डैमेज हो। कोड लेवल जिस पर हमने डिजाइन किया था ओरिजिनली, उसकी जो इंटेंशन है वो तो लाइफ सेफ्टी है, वो डैमेज को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि सिग्निफिकेंट डैमेज भी बेशक हो जाए लेकिन लाइफ सेफ्टी इंश्योर हो, और वो भी इम्प्लिसिटली इंश्योर करता है। वो भी उसके पीछे इजम्पशन है कि अगर आप ये सारी क्लॉजेस फॉलो करेंगे तो लाइफ सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। एक्सप्लिसिट चेक उसमें नहीं है कि लाइफ सेफ्टी इंश्योर हो रही है या नहीं हो रही। जो हाई लेवल है कोड से, जिसको मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक कहते हैं, उस पर आप एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल डैमेज भी अलाउ कर सकते हैं, या ओनर जो है वो अलाउ कर सकता है, और लेकिन फिर भी कोलैप्स प्रिवेंशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर समहाउ स्टैंड करे और कोलैप्स ना करे। सो लिहाजा आपके पास इंजीनियर है एक जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करेगा, और वो हैजर्ड को क्वांटिफाई करेगा, परफॉर्मेंस को भी क्वांटिफाई करेगा। ओनर इसके बरक्स हैजर्ड को भी नहीं क्वांटिफाई करेगा और परफॉर्मेंस को भी नहीं करेगा। उसके लिए तो हैजर्ड को बस अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और परफॉर्मेंस को भी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंजीनियर के लिए हैजर्ड की डेफिनेशन प्रोबेबिलिस्टिक डेफिनेशन होगी, इतने % प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन इतने ईयर्स, और परफॉर्मेंस जो है वो भी उसके लिए क्वांटिफाइबल होगी। जो भी एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं, रूफ ड्रिफ्ट, बेस शियर, मोमेंट्स, फ्लोर एक्सेलरेशंस, जो भी रिजल्ट्स हैं वो सब परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किए जाएंगे, और वो कन्वर्जन के बाद जो स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस है वो ओनर को बताई जाएगी इन एन अंडरस्टैंडेबल मैनर। सो दोनों हैजर्ड और परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, लेकिन इंजीनियर टेक्निकली देखेगा और फिर कन्वर्ट करेगा अपने रिजल्ट्स को इन अ वे कि ओनर भी अंडरस्टैंड कर सके। सो ओनर के क्वेश्चन होंगे कि क्या मेरी बिल्डिंग सेफ है या नहीं, क्या रिपेयर कॉस्ट कितनी चाहिए होगी, कितना टाइम लगेगा रिपेयर में, और इंजीनियर जो है वो इन सब चीजों को नापेगा या इनके आंसर प्रिपेयर करेगा इन द लाइट ऑफ अमाउंट ऑफ यील्डिंग, बकलिंग, क्रैकिंग, या जो भी डैमेज आ रहा है। जो नॉन लीनियर एनालिसिस से आपके पास एक्चुअल डैमेज आएगा स्ट्रक्चर का अंडर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अर्थक्वेक्स, उन डैमेज को फिर कन्वर्ट किया जाएगा इन अ वे के इन क्वेश्चंस का आंसर किया जा सके। सो लिहाजा पहली दफा ओनर और इंजीनियर एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकेंगे, और इंजीनियर को सिर्फ ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने बिल्डिंग कोड फॉलो किया, बल्कि वो इन सवालों के एक्सप्लिसिटली आंसर कर सकेगा। और इसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि जब भी परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन किया जाता है तो एक पीयर रिव्यू, एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट चेक करता है कि जो परफॉर्मेंस असेसमेंट की गई है ये दुरुस्त है, और क्या ये ओनर और इंजीनियर के आपस में जो भी एग्रीड अपॉन या सेटल्ड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स थे उनको पूरा करती है या नहीं। इसके प्रोसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रोसेस की समरी ये है कि देखें, आपने लीनियर इलास्टिक एनालिसिस और मॉडलिंग कर ली और कोड बेस्ड डिजाइन कर लिया। अब उसके बाद आप करेंगे ये कि आप नॉन लीनियर मॉडल डेवलप करेंगे, इस इनिशियल डिजाइन या कोड बेस्ड डिजाइन को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम करते हुए। नॉन लीनियर मॉडल के अंदर ये सारा का सारा जो कोड बेस्ड डिजाइन की कैपेसिटीज हैं ये इनपुट के तौर पे जाएंगी। फिर आप उस नॉन लीनियर मॉडल का एनालिसिस करेंगे और नॉन लीनियर एनालिसिस के रिजल्ट्स आएंगे, और फिर उन रिजल्ट्स को बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे, और वो परफॉर्मेंस आप शेयर करेंगे, चेक करेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स या उसकी डिजायर्स के मुताबिक ओके हो रही हैं या नहीं। अगर इसको ज्यादा डिटेल से जरा देखें तो वो ये होगा कि आप एक प्रिलिमिनरी डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, लीनियर इलास्टिक मॉडल बनाते हैं,
कोड बेस्ड डिजाइन करते हैं जो कि किसी भी स्टैंडर्ड फोर्स बेस्ड डिजाइन प्रोसीजर के मुताबिक हो सकता है, इक्विवेलेंट लेटरल फोर्स प्रोसीजर हो सकता है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस हो सकता है, और फिर आप बस डिजाइन फाइनल कर देते हैं और आपका जो कन्वेंशनल डिजाइन है वो यहां पे खत्म हो जाता है। इस मेथोडोलॉजी में आप ये करते हैं कि आप इससे आगे जाते हैं और आप उस फाइनल डिजाइन जो आपने कर लिया है उससे स्ट्रक्चर की ट्रू कैपेसिटीज कैलकुलेट करते हैं, यानी जो बीम्स और कॉलम्स के क्रॉस सेक्शन और रिइंफोर्समेंट दे दी है आपने, उनसे किन कैपेसिटीज तक या किन मोमेंट्स तक, किन शेयर्स तक आपका स्ट्रक्चर इलास्टिक रहेगा और किन किन नंबर्स के बाद ये इनइलास्टिक हो जाएगा। ये कैपेसिटीज इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होंगी नॉन लीनियर मॉडल के अंदर। इसको इस्तेमाल करके आप नॉन लीनियर मॉडल बनाएंगे जो कि आपके इस कोड बेस्ड डिजाइन के जो प्रोसीजर है या जो आउटपुट है उसकी रियल परफॉर्मेंस बताएगा नॉन लीनियर मॉडल। इसमें ये कैपेबिलिटी होगी कि ये स्ट्रक्चर के सारे डैमेजेस को प्रिडिक्ट कर सकेगा। फिर उसके बाद आप जाहिर है कि सर्विस लेवल इवैल्यूएशन करेंगे जैसे मैंने बताया, और मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक एमसीई लेवल इवैल्यूएशन करेंगे। सर्विस लेवल के लिए तो आप लीनियर मॉडल ही इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज वो एक लो लेवल का अर्थक्वेक है। अब चूंकि आपने ऑलरेडी डिजाइन बेसिस लेवल पे डिजाइन कर लिया हुआ है तो लो लेवल पे स्ट्रक्चर को मोस्टली इलास्टिक ही रहना चाहिए। सो लिहाजा इलास्टिक रहने का मतलब है कि आप इलास्टिक मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विस लेवल एनालिसिस के लिए। लेकिन एमसीई लेवल के लिए तो आपको ट्रू नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस करना पड़ेगा, नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कुछ ग्राउंड मोशंस भी सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, उनको आपकी साइट के हैजर्ड लेवल के मुताबिक मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। और नॉन लीनियर एनालिसिस के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ जाएंगे दोनों सर्विस लेवल और मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक लेवल के लिए, आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के मुताबिक उन रिजल्ट्स को चेक करेंगे और ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपके इन एनालिसिस के रिजल्ट्स को बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेगा। और फिर बिल्डिंग की परफॉर्मेंस अगर ओके है तो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन ओके हो जाएगा, अगर ओके नहीं है तो आपको ओरिजिनल डिजाइन चेंज करना चाहिए रिगार्डलेस कि वो पहले से ही कोड की रिक्वायरमेंट्स को ओके करता है। इवन देन आपको ये डिजाइन चेंज करना चाहिए बिकॉज परफॉर्मेंस इस डिजाइन की ओके नहीं है जो कि ओरिजिनली सेट की गई थी एज एग्रीड अपॉन विद द क्लाइंट और ओनर एंड द इंजीनियर। सो ये है कंप्लीट पिक्चर परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन की। अब इसके कोर के ऊपर या इसके हार्ट के ऊपर क्या है, नॉन लीनियर मॉडलिंग और नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। जो अर्लियर जनरेशंस थी परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन की उनमें ये नॉन लीनियर स्टैटिक प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता था जिसको पुश ओवर एनालिसिस कहते हैं। लेकिन आजकल जो नई जनरेशन है पीबीडी की, इट इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। सो आपको ना सिर्फ ये कि परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पहले से बेसिस ऑफ डिजाइन या डिजाइन क्राइटेरिया का हिस्सा बनाना पड़ता है, बल्कि आपको कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होती हैं पीबीडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चाहिए हो सकती है, साइट स्पेसिफिक प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट के रिजल्ट्स चाहिए हो सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल बिल्डिंग कोड्स तो आपको एमसीई लेवल का या एसएलई लेवल के स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करते। एसएलई लेवल और एमसीई लेवल की जो इवैल्यूएशन है उनमें आपको इनके रिस्पांस स्पेक्ट्रा चाहिए ताकि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एमसीई लेवल के लिए जो ग्राउंड मोशन सेलेक्ट करें वो आप इस एमसीई स्पेक्ट्रम से मैच करवाएं। सिमिलरली अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो विंड टनल टेस्टिंग करनी होगी ताकि आपकी विंड लोडिंग का एग्जैक्ट या मोर एक्यूरेट पिक्चर आपको मिल सके ताकि वो आप मॉडल पे अप्लाई करें। सो पीवीटी स्पेशलिस्ट जो है वो बैक वक्त जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है या डिजाइनर है उससे भी राब्ते में होगा, साइट स्पेसिफिक कंसल्टेंट से भी राब्ते में होगा और पीयर रिव्यूअर से भी राब्ते में होगा। और पीयर रिव्यूअर फिर अपने जो कमेंट्स हैं वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को देगा और वो इंश्योर करेगा कि ओवरऑल परफॉर्मेंस बिल्डिंग की ओके है या नहीं। तो जो फर्स्ट जनरेशन परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन मेथोडोलॉजी की थी वो तो नॉन लीनियर स्टैटिक या पुश ओवर एनालिसिस इस्तेमाल करती थी, लेकिन आजकल एक्सप्लिसिटली नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस इस्तेमाल होता है। सो ये कुछ स्पेशल पर्पस गाइडलाइंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं
इन ऑर्डर टू परफॉर्म परफॉर्मेंस बेस्ड साइस्मिक डिजाइन कुछ गाइडलाइंस हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, ये बिल्डिंग कोड्स नहीं है। सो ये आपको बाउंड नहीं करते कि आप इनको फॉलो करें। इनमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सो ये कुछ गाइडलाइंस हैं फर्दर, और ये मोस्टली नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस को रिकमेंड करती हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म दी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। कुछ इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इस मेथोडोलॉजी में आप ये करते हैं कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी के लिए आप जब फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर एज एन इनपुट देंगे नॉन लीनियर मॉडल में, उनके लिए जो इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी और कोलैप्स प्रिवेंशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम रखेंगे, और सेकेंडरी के केस में थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो ओके है। आइडिया ये है कि आप हर एलिमेंट के लिए जो नॉन लीनियर मॉडल के अंदर होगा, इस किस्म का एक फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर इनपुट के तौर पे डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर लेट्स से ये एक स्पेसिफिक बीम है। इस बीम को आप ये फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर असाइन कर देंगे, और ये किसी भी एक्शन वर्सेस डेफॉर्मेशन की शक्ल में हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये मोमेंट और बीम की रोटेशन के दरमियान हो सकती है। अगर मटेरियल लेवल की बात करें तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान हो सकती है, शियर फोर्स और शियर डेफॉर्मेशन के दरमियान हो सकती है, कोई भी एक्शन और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेफॉर्मेशन जिसको हम नॉन लीनियर बनाना चाहें, उस एक्शन को हम ये कर्व असाइन कर देंगे हर कंपोनेंट के लिए, और इस कर्व के ऊपर ये डिफाइन भी कर देंगे कि आईओ के का ये मतलब है इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, और इस डेफॉर्मेशन लेवल का मतलब है एलएस, और इस डेफॉर्मेशन लेवल का मतलब है सीपी। डिफरेंट गाइडलाइंस जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाई वो आपको गाइड करेंगी कि आपने ये क्या नंबर रखने हैं, आईओ क्या रखना है, एलएस और सीपी क्या रखना है। अब ये कर्व इन मार्कर्स के साथ जो इसके ऊपर लगाए गए हैं 3 नंबर, ये पूरी कर्व एज एन इनपुट दे दी जाएगी नॉन लीनियर मॉडल में। अगर लेट से ये मोमेंट और रोटेशन के दरमियान है, तो जब एनालिसिस रन होगा इस बीम का के ऊपर जो मोमेंट आएगा और कोरेस्पॉन्डिंग डेफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी, उन दोनों के पीक नंबर्स को इस कर्व के ऊपर चेक कर लिया जाएगा कि वो कहां लाई कर रहा है। अगर लेट से जो मैक्सिमम मोमेंट और रोटेशन प्रोड्यूस की अर्थक्वेक ने वो यहां पे लाई कर रही है, तो इसका मतलब है आप तो इवन ऑपरेशनल लेवल के अंदर हैं, अभी आपकी बीम में कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन अगर वो पीक नंबर जो अर्थक्वेक ने प्रोड्यूस किया या डिमांड आप कह लें वो यहां पे लाई कर रही है, इसका मतलब आप आईओ और एलएस के दरमियान है। तो अब आप बता सकते हैं कि फिजिकली डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं, क्योंकि आईओ का मतलब आपको पता है। इसी तरह अगर आप यहां पर पहुंच चुके हैं एनालिसिस के दौरान, तो आपको पता है कि आप एलएस भी क्रॉस कर चुके हैं। सो इसी तरह अगर आप आगे चले गए तो सीपी भी क्रॉस कर गए, विच मीन्स कि अगर आप ये कर्व इनपुट के तौर पे दे रहे हैं और साथ ये 3 नंबर भी दे रहे हैं जो इस कर्व के ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको एट द एंड ऑफ द एनालिसिस ये बता देगा कि आपकी ये बीम कहां पे लाई कर रही है, आईओ पर है, एलएस पर है या सीपी पर है, और आपको इनके फिजिकल डिस्क्रिप्शंस पता है। सो लिहाजा आपको डैमेज पता चल गया, और अब आपको इस डैमेज को किसी भी और लॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिपेयर कॉस्ट में, बाकी चीजों में। सो ये बेसिक आइडिया है नॉन लीनियर मॉडलिंग का और एनालिसिस का, और फिर उनके जरिए परफॉर्मेंस असेसमेंट का, कि हर एलिमेंट को, हर बिहेवियर को, हर एलिमेंट के अंदर जो बिहेवियर है, मसलन फ्लेक्सुरल बिहेवियर, शियर बिहेवियर या एक्सियल बिहेवियर, टॉर्शनल बिहेवियर, इनको एक नॉन लीनियर कर्व दी जा सकती है जो इस बिहेवियर की एक्शन और कॉरेस्पॉन्डिंग डेफॉर्मेशन के दरमियान होगी। उस कर्व के ऊपर 3 या कुछ नंबर डिफाइन करवाए जा सकते हैं जो आपको फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताएंगे डैमेज की। ये कर्व और ये नंबर्स, या जिसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी कहते हैं नंबर्स को, ये आपको डिफरेंट गाइडलाइन से मिल जाएंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो ASCE 41 है। सो लिहाजा आपके पास डिफरेंट यू कैन से कि ऐसे टेम्पलेट्स आ गए हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करके नॉन लीनियर मॉडल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइडियली तो ये कर्व जो मोमेंट और रोटेशन के दरमियान है लेट से,
ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से आनी चाहिए। आप लैब में एक्चुअल बीम टेस्ट करें और ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बना के उसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर जो डैमेज की डिस्क्रिप्शन है वो आपको पता होनी चाहिए और फिर ये इनपुट दे दें नॉन लीनियर मॉडल में। लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे कि ये है जो आपको गाइड करती है कि ये क्या कर्व होगी अगर आपकी बीम की ये डायमेंशंस हो, ये रीइंफोर्समेंट हो, ये शियर रीइंफोर्समेंट हो वगैरह वगैरह। और फिर आप ये कर्व उन गाइडलाइंस की मदद से बना सकते हैं और उनके ऊपर वो 3 नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी और कोलैप्स प्रिवेंशन के लिए डालने चाहिए। अगर सेकेंडरी कंपोनेंट है यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है तो उसके नंबर्स डिफरेंट हो जाएंगे। ये आपको वही गाइडलाइन बताएगी जिसको आप इस्तेमाल करके ये IOLS और CP डिफाइन करेंगे। बेसिक डेफिनेशन इनकी ये है कि अगर कोई कंपोनेंट लेटरल लोड रेजिस्टिंग सिस्टम का हिस्सा है तो वो प्राइमरी होगा और अगर हिस्सा नहीं है तो वो सेकेंडरी होगा। सो स्लैब्स फॉर एग्जांपल सेकेंडरी होंगी लेकिन शियर वॉल्स प्राइमरी कंपोनेंट कहलाएगा। फिर हर कंपोनेंट के अंदर मजीद एक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल फ्लेक्सुरल एक्शन, शियर एक्शन या कोई और एक्शंस। उन एक्शंस को भी आपने क्लासिफाई करना है डेफॉर्मेशन कंट्रोल की शक्ल में या फोर्स कंट्रोल की शक्ल में। डेफॉर्मेशन कंट्रोल का ये मतलब है कि ये डक्टाइल एलिमेंट्स हैं या ये डक्टाइल एक्शंस हैं, इनकी डिटेलिंग या इनकी कन्फाइनमेंट इस तरीके से की गई है कि ये एक डक्टाइल फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर फॉलो करेंगे। सो लिहाजा आपने बताना है सॉफ्टवेयर में या ये खुद से क्लासिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट डिफॉर्मेशन कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि जो डिमांड टू कैपेसिटी रेशियो कैलकुलेट की जाएगी वो डेफॉर्मेशन कंट्रोल्ड एक्शंस की जो होगी वो डेफॉर्मेशन की शक्ल में होगी। फॉर एग्जांपल अगर बीम ही की बात करें और मोमेंट और रोटेशन की बात करें तो जो डिमांड और कैपेसिटी रेशियो कैलकुलेट की जाएगी वो रोटेशंस की शक्ल में की जाएगी, ना कि मोमेंट्स की शक्ल में। अगर वो बीम का जो फ्लेक्सुरल एक्शन है उसको डेफॉर्मेशन कंट्रोल करार दिया जाए। सो लिहाजा लेट से अगर आपका ये LS है और ये CP है लेट से, तो आपको कहा जाएगा कि जो अर्थक्वेक ने डिमांड में रोटेशन प्रोड्यूस की है डिमांड में, वो डिवाइड की जाएगी किसी कैपेसिटी से। अगर कैपेसिटी ये रख दी जाए LS के बराबर तो थीटा LS के बराबर अगर इसको रख दिया जाए और ये नंबर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है आप LS को क्रॉस कर चुके हैं, आप CP के करीब शायद पहुंच गए हैं। अगर ये CP रख दिया जाए और ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि आप CP को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो ये IOLS और CP बेसिकली कैपेसिटीज हैं डेफॉर्मेशन की शक्ल में, और जो डिमांड है वो रोटेशन जो अर्थक्वेक ने प्रोड्यूस की है, अप्लाइड लोडिंग ने प्रोड्यूस की है। सो डेफॉर्मेशन कंट्रोल्ड एक्शंस का जो DC मेजर होगा वो डेफॉर्मेशंस की शक्ल में होगा और इसके बरक्स जो फोर्स कंट्रोल्ड एक्शंस होंगे उनका जो DC मेजर होगा वो फोर्सेस की शक्ल में होगा। अगर बीम की बात करें और फ्लेक्सर की बात करें तो वो मोमेंट्स की शक्ल में होगा, बेसिकली डिमांड मोमेंट डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटी मोमेंट है। फोर्स कंट्रोल्ड एक्शंस जो हैं वो ब्रिटल होंगे, आप उनको डक्टाइल बनाने पे तवज्जो नहीं देंगे, सो लिहाजा इनका फोर्स डेफॉर्मेशन बिहेवियर इस तरह ब्रिटल की तरह होगा। सो दोनों किस्म के एक्शंस के लिए डिफरेंट गाइडलाइंस में ये कर्व्स अवेलेबल हैं और इनकी लिमिट्स वगैरह अवेलेबल हैं। सो दो तरह के DC मेजर होंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिजाइन में भी इस्तेमाल किया जाता है वो है कैपेसिटी डिजाइन का। हम इसमें खुद से अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको यील्ड होने की इजाजत दे दी जाए, जिनको डक्टाइल बनाने पे जोर दिया जाए, और बाकी जो होंगे उनको इलास्टिक रखा जाए या इलास्टिक डिजाइन किया जाए। सो लिहाजा हम पहले से ये डिसाइड कर लेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें डक्टाइल डिटेलिंग करके यील्ड होने की इजाजत देनी है और वो कौन से होंगे जिनको हमने डिटेल डिटेलिंग नहीं देनी और वो इलास्टिक रखने के लिए डिजाइन होंगे। जाहिर है कि जिनको यील्ड करने के लिए डिजाइन करेंगे उन पे ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उनके लिए पूरी करनी पड़ेंगी, कन्फाइनमेंट रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेंगी और बाकी डिटेलिंग रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। सो उन पे ऑब्वियसली कॉस्ट भी उनकी ज्यादा होगी और जो लिहाजा आपका सारा जोर इस बात पर होगा कि वो पोस्ट यील्ड बिहेवियर में डक्टाइल बिहेव करें। जिनको आपने इलास्टिक रहने के लिए डिजाइन करना है उनके पोस्ट यील्ड बिहेवियर में आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप उनकी फोर्स कैपेसिटी इतनी रखेंगे, हाई रखेंगे
कि कभी भी वो यील्ड होने की नौबत ना आए, डिजाइन अर्थक्वेक नीचे हो और उनकी फोर्स की कैपेसिटी ऊपर हो, उसके बाद वो बेशक ब्रिटल फेलियर शो करें या ना करें। सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है डक्टिलिटी कैपेसिटी डिजाइन कॉन्सेप्ट, कि जिसमें हम खुद से ये डिसाइड करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हमारे यील्ड करने चाहिए और कुछ नहीं करने चाहिए, और फिर उस हिसाब से उनकी डिटेलिंग की जाती है। सो ASCE 41 जैसे मैंने पहले कहा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है कि वो कौन से फोर्स और डेफॉर्मेशन रिलेशनशिप होंगे, उनकी शेप क्या होगी, और उन पे वो IOLS और CP की लिमिट्स क्या होंगी जो आपने हर कंपोनेंट के लिए डिफाइन करनी है। सो ASCE 41 डॉक्यूमेंट पूरा आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, बीम्स, कॉलम्स, शीयर वॉल्स वगैरह के लिए ये कर्व्स प्रोवाइड करता है जो आप नॉन लीनियर मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में कि चूंकि आप स्ट्रक्चर की रियल बिहेवियर को मालूम करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा आप एक्सपेक्टेड मटेरियल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करेंगे, नॉमिनल मटेरियल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड मटेरियल स्ट्रेंथ हमेशा नॉमिनल से थोड़ी ज्यादा होगी, और डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जो आपको ये फैक्टर्स देती हैं कि नॉमिनल को एक्सपेक्टेड में कैसे कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल रीइंफोर्स कंक्रीट के लिए कंक्रीट को की स्ट्रेंथ को आपने 1.3 टाइम्स इंक्रीज कर देना है फ्रॉम द नॉमिनल वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह स्टील के लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सो एनालिसिस प्रोसीजर क्या इस्तेमाल किया जाए परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में? अब दो तरह से आपने इवैल्यूएशन करनी है। एक तो ये है कि सर्विस लेवल इवैल्यूएशन, जो स्ट्रक्चर का बिहेवियर उस टाइम पे इसेंशियली इलास्टिक ही होगा, बिकॉज वो एक लो लेवल का अर्थक्वेक है। सो लिहाजा आप लीनियर इलास्टिक एनालिसिस इस्तेमाल कर सकते हैं सर्विस लेवल इवैल्यूएशन के लिए, मे बी लीनियर डायनामिक एनालिसिस या रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस। लेकिन अगर स्ट्रक्चर का बिहेवियर इन इलास्टिक होगा, जैसे कि मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक के केस में आपको करना पड़ेगा, तो उस वक्त आपको लाजमन नॉन लीनियर एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि शुरू में नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस किया जाता था, पुश ओवर एनालिसिस, लेकिन आजकल एक्सप्लिसिटली नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस किया जाता है इन ऑर्डर टू असेस द परफॉर्मेंस। ग्राउंड मोशंस की तादाद डिफरेंट गाइडलाइंस में अवेलेबल है जो आपको इस्तेमाल करनी है। आमतौर पे नॉन लीनियर डायनामिक एनालिसिस के लिए 7 ग्राउंड मोशंस रिकमेंड की जाती हैं, डिफरेंट गाइडलाइंस में अवेलेबल हैं। आप उन 7 ग्राउंड मोशंस की पीक रिस्पॉन्सेज की एवरेज ले लें और उस एवरेज को इस्तेमाल करें फॉर एनी डिजाइन डिसीजन मेकिंग। एनालिसिस के बाद आपने परफॉर्मेंस को जब जज करना है, तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चाहिए, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा। अब वो क्राइटेरिया लोकल भी हो सकता है, यानी हर एलिमेंट के लिए आप ये IOLS और CP वगैरह डिफाइन करें और एक एक एलिमेंट को चेक करें कि वो IO से आगे चला गया है या LS के पास है या CP के पास है, वट। और ग्लोबल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी हो सकता है, मसलन रूफ ड्रिफ्ट आपकी फला नंबर से ज्यादा ना हो, बेस शियर के ऊपर कुछ चेक हो सकता है। सो ये वो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने लाजमन चेक करने हैं एनालिसिस के बाद, ताकि आप इनको कंपेयर कर सकें असेसमेंट या परफॉर्मेंस असेसमेंट की नज़र से या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से कंपेयर कर सकें। तो ये ग्लोबल लेवल के हैं जो पूरे स्ट्रक्चर का बिहेवियर है, और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट के लेवल पे चीज़ें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन में फ्लॉ है तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ओवर डिज़ाइन हुआ है तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सेक्शंस अगर अंडर यूटिलाइज्ड हैं, DC रेशोज 1 के करीब नहीं है बल्कि बहुत नीचे हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। सो जो भी आपके डिजाइन की रियल परफॉर्मेंस है कंपोनेंट लेवल पे और मेंबर लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, वो आपको पता चल जाएगा। तो कुछ फॉर एग्जांपल एक सैंपल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ग्लोबल लेवल का या मेंबर्स के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट्स से स्टोरी ड्रिफ्ट के ऊपर ये लिमिट हो, कपलिंग बीम्स जो है वो उनकी शियर स्ट्रेंथ जो है वो इलास्टिक रहे, कोई नॉन लीनियर एक्शन ना हो, कोई क्रैकिंग यील्डिंग बिल्कुल अलाउ ना हो सर्विस लेवल पे। ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी है। इसी तरह DBE लेवल पर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने सेटिस्फाई करनी है। अब ये आपकी नज़र में तो जो है वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं या चेक्स हैं, जैसे बिल्डिंग कोड के चेक्स होते हैं, लेकिन असल में ये नॉन लीनियर DC रेशियोज के ऊपर चेक्स हैं।
इन रिजल्ट्स को या इन चेक्स को पास या फेल होने की सूरत में बिल्डिंग की परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक रियल यूं समझ लें कि फर्क है कोड बेस्ड डिजाइन के जो चेक्स हैं और जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में सेटिस्फाई करना होता है या देखना होता है कि ये अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ओके नहीं होगा तो इसका एक फिजिकल मीनिंग होगा, वो मीनिंग क्लाइंट को एक्सप्लेन किया जा सकता है IOLS और CP वगैरह की शक्ल में। इसी तरह MC लेवल पर भी कोई चेक्स होंगे जो आपने देखने होंगे कि वो पास हो रहे हैं या नहीं। अब जो एनालिसिस प्रोसीजर आपने इसमें देखे हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में आपको करने पड़ेंगे, अगर तो लीनियर इलास्टिक एनालिसिस है तो वो तो ETABS के पुराने वर्जन्स में भी हो जाएगा, SAP भी किया जा सकता है। लेकिन नॉन लीनियर टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के लिए आपको लाजमन नॉन लीनियर एनालिसिस का सॉफ्टवेयर देखना पड़ेगा। परफॉर्म 3D इज एक्सप्लिसिटली फॉर नॉन लीनियर एनालिसिस। SAP 2000 में भी इस वर्जन से आपके पास नॉन लीनियर मॉडलिंग अवेलेबल है और ETABS में 2016 से ऑनवर्ड्स बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं नॉन लीनियर मॉडलिंग के जो परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं। सो ETABS 2016 अब भी यूज किया जा सकता है नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए, जो कि आपको कोलैप्स प्रिवेंशन के चेक के लिए या MCE लेवल की जो इवैल्यूएशन है उसके लिए चाहिए होगा या नॉन लीनियर मॉडल बनाने के लिए चाहिए होगा। सो आप परफॉर्म 3D यूज कर सकते हैं और आप ETABS भी यूज कर सकते हैं नॉन लीनियर मॉडलिंग के लिए। एक लास्ट स्टेप इसका ये है जिसका पहले जिक्र आया था और वो ये था पीयर रिव्यू, कि जब आप परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं तो लाजमन उसके कंपोनेंट के तौर पे आपको पीयर रिव्यू करवाना पड़ता है और एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट या कंपनी वो ये देखती है कि आपने जो अर्थक्वेक हैजर्ड को डिफाइन किया है वो दुरुस्त है या नहीं, ग्राउंड मोशन जो आपने लिए हैं, आपका नॉन लीनियर मॉडल दुरुस्त था, डिजाइन फिलॉसफी ठीक थी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एग्रीड अपॉन था या नहीं था, और फिर फाइनली ड्राइंग्स और स्पेसिफिकेशंस में जो आपने चेंजेस रेकमेंड किए हैं आफ्टर परफॉर्मेंस बेस्ड डिजाइन वो आपके जो क्लाइंट है उसकी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती हैं या नहीं करती। सो पीयर रिव्यूअर आपको कमेंट देगा और फिर इंजीनियर ऑफ रिकॉर्ड जो है उसका रिटन रिस्पांस देगा और फिर पीयर रिव्यूअर जो है उनका एक लॉग मेंटेन करेगा जो रिस्पॉन्सेज आएंगे और जो उसके अपने कमेंट्स होंगे। सो पीयर रिव्यू का मकसद ये है कि स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस में इजाफा किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखता है पीयर रिव्यूअर और फिर स्ट्रक्चरल सिस्टम की एडिक्वेसी देखता है कि आपने सही स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज किया या नहीं, और फिर जो एडवांस डिजाइन मेथोडोलॉजीज और टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं उनको चेक किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी कोड से ऊपर वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमन आपको ये देखना पड़ेगा कि एक पीयर रिव्यूअर जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर है वो उसको चेक करेगा और ये ओके है या नहीं है। सो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पीयर रिव्यूअर ये चीजें देखेगा जो कि टेक्निकल होंगी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के हवाले से जो क्वांटिटीज हैं स्ट्रक्चर में, रीइंफोर्समेंट रेशियोज हैं या बाकी चीजें हैं वो चेक की जाएंगी। सो यहाँ पर इस सेशन को खत्म करते हैं और आई होप कि ये जो एक स्टार्टिंग सेशन था या स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी परफॉर्मेंस बेस्ड सेismic डिजाइन के बारे में, ये यूजफुल रही है आपके लिए। और अब इससे एक समरी या एक टेक अवे ये है कि अगर आपने परफॉर्मेंस बेस्ड सेismic डिजाइन करना है तो आपको लाजमन नॉन लीनियर मॉडलिंग सीखनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड सेismic डिजाइन के कोर पर नॉन लीनियर मॉडलिंग और नॉन लीनियर एनालिसिस है। सो लिहाजा वन ऑफ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स इज लर्निंग नॉन लीनियर मॉडलिंग, कि हम कैसे एक एग्जिस्टिंग डिजाइन की कैपेसिटीज कैलकुलेट करके उसका एक ज्यादा रियलिस्टिक नॉन लीनियर मॉडल बना सकते हैं उस बिल्डिंग का। सो विद दिस आई थैंक यू फॉर योर अटेंशन और इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में या किसी और सेशन में किसी और मौजू पे बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।